हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 22 है। आज फिर से हम कुछ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जैसे हम एडल्ट नर्सिंग से अब जानते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, ये क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है। द क्लाइंट हैज बीन वॉमिटिंग, आपका जो क्लाइंट है, पेशेंट है, वो वॉमिटिंग कर रहा है एंड हैज हैड न्यूमरस एपिसोड ऑफ डायरिया। तो मतलब वॉमिटिंग भी हो रही है और डायरिया भी हो रहा है, ठीक है। विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर। तो जब डायरिया हो रहा हो पेशेंट को, वॉमिटिंग हो रही हो पेशेंट को, उस टाइम पे कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो मॉनिटर करेगी नर्स। तो आपको यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो क्या क्या है। सीरम कैल्शियम देखेगी, सीरम फास्फोरस देखेगी, सीरम पोटेशियम देखेगी या सीरम सोडियम देखेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर चेक किया जाता है जब डायरिया और वॉमिटिंग हो रही होती है, तो पोटेशियम को। क्यों पोटेशियम को चेक किया जाता है? क्योंकि आप हमेशा याद रखना, पोटेशियम जो है ये हमारी कार्डियक फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही पोटेशियम में जब इंबैलेंस आता है तो हमको कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट के रिलेटेड खतरे रहते हैं, क्योंकि एसेंशियल है। तो पोटेशियम आपको जब भी ऑप्शन में पोटेशियम तो इसी को हमेशा टिक करना। तो इसका जो थोड़ा सा रैशनल हम देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, बोथ डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉज लॉस ऑफ पोटेशियम। जिस टाइम पे डायरिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, तो हमारी बॉडी से पोटेशियम का लॉस होता है, विच इज प्रेजेंटेड बाय एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखी जाती है। उसके बाद देखो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उसके बाद हाइपोटोनिक एंड ईसीजी चेंज, ठीक है। हाइपोटोनिया देखा जाता है, टोन में कमी आती है, और ईसीजी का चेंज, ईसीजी फ्लक्चुएशन मैंने बोला, कार्डियक फंक्शनिंग में रिस्पॉन्सिबल बहुत अहम रोल निभाता है आपका पोटेशियम। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ चुका है, में ऑल्सो लीड टू एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम। बिल्कुल, जब आपकी बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा तो फ्लूइड बढ़ेगा मतलब ब्लड बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड भी बढ़ेगा। तो यहां पे क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम में ऑल्सो लीड टू एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम, ऑल्सो नोन एज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या एडिमा बोलेंगे? नहीं, एडिमा तो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, एडिमा तो नहीं आएगा। क्या हम इसको हाइपर वॉल्यूमिया बोलेंगे? हाँ, हाइपर वॉल्यूमिया बोल सकते हैं। हाइपर मीन ज्यादा, वॉल्यूमिया मीन्स लिक्विड की, मतलब लिक्विड बढ़ गया, ठीक है, हाइपर वॉल्यूमिया। लिम्फोडिमा बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं, लिम्फोडिमा तो नहीं आएगा। हाइपरटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाता है हाइपर वॉल्यूमिया। रैशनल को समझेंगे कि रैशनल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। एन एक्सेस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, इंटरस्टिशियल मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवाया हुआ है। वहां पे मैंने ऑस्मोसिस को भी बताया है थोड़ा बहुत, और वहां पे मैंने हाइपरटोनिसिटी वो भी बताई हुई है ना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो पीछे लेक्चर को भी जरूर देखेंगे। तो क्या है यहाँ पे, एन एक्सेस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू कॉल्ड हाइपर वॉल्यूमिया। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर वॉल्यूमिया का नाम देते हैं, ठीक है, कॉल्ड हाइपर वॉल्यूमिया। एंड इसके आगे क्या लिखा है, एंड एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन बॉडी सेल, और अगर बॉडी सेल में एक्सेस फ्लूइड हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर हाइड्रेशन। क्या नाम देते हैं, ओवर हाइड्रेशन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखेंगे, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज रेफर टू एज। अब आ गया ना एडिमा, ठीक है, रिटेंशन हो रही है फ्लूइड की बॉडी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिमा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिमा। बट बाकी ऑप्शंस भी हमेशा पढ़ने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन ही वो ट्रैप डाल देता है, इजी डाल देता है, बट वो उतना रेलेवेंट नहीं होता। जो बाकी के ऑप्शन होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, क्या डिहाइड्रेशन आएगा? तो बिल्कुल नहीं, डिहाइड्रेशन में फ्लूइड तो कम होगा। स्वेलिंग नहीं, स्वेलिंग भी नहीं आएगा। तो इंक्रीज वेट, तो ये भी नहीं, इसका आएगा एडिमा इज द राइट आंसर। तो ध्यान से देखेंगे, एडिमा की डेफिनेशन क्या है, अ लोकल और जनरलाइज्ड कंडीशन, ये लोकल है या कोई जनरलाइज्ड कंडीशन है, इन विच द बॉडी टिश्यू कंटेन एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो बॉडी टिश्यू में एक्सेसिव अमाउंट आ जाता है किसका, फ्लूइड का, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में उसको हम बोलते हैं एडिमा। मैं फिर से इंटरस्टिशियल स्पेस थोड़ा सा आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, ये एक टिश्यू में बना रहा हूं, लाइन डायग्राम है, ये एक टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। तो ये सेल आ गई, ये सेल आ गई, ये सेल आ गई, ये सेल, ये सेल, ये सेल आ गई, ये सेल आ गई। अब देखो, इन सेल्स के अंदर तो भरा होगा, क्या भरा होगा, इनके सेल के अंदर अपना फ्लूइड होगा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जो भी बोलो, ठीक है। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। आईसीएफ का नाम देते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देते हैं, ठीक है। और अब देखो, इस टिश्यू के अंदर
इस टिश्यू के अंदर ये बहुत सारी सेल्स हैं। अब इन सेल्स के बाहर इस सेल और इस सेल, ये वाली जो सेल है और ये वाली जो सेल है, इन दोनों सेल्स के बाहर भी कुछ लिक्विड होगा और इन दोनों सेल के बीच में जो लिक्विड होगा या ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है इन सेल्स के बीच में, ये स्पेस जो है या ये जो स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इसी के बीच में भरा होता है क्या? लिक्विड। इसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और सेल के बाहर है तो सेल के बाहर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और अगर सेल है सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेस, ICF एंड ECF। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड इंट्रा सेलुलर स्पेस। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा तो ICF। इंट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होगा? तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा तो ICF। F फ्लूइड, S स्पेस। क्लियर? तो ये थोड़ा बेसिक था, बता दिया यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ से काफी बच्चों को जो है बेसिक क्लियर नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तो समझ जाते हैं, बट बेसिक्स थोड़े उनके वीक होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो क्या है इसका? इडीमा यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When pressure is applied to a swollen area, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी swollen एरिया के ऊपर, मतलब सोजिश है, स्वेलिंग है, वहां पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। द इंडेंशन, जो इंडेंशन होगा, इंडेंशन का मतलब जो इंप्रेशन, वहां पे इंडेंशन पड़ जाता है, ठीक है, परसिस्ट आफ्टर द रिलीज। जब हम कभी भी किसी को स्वेलिंग होती है वहां पे दबाएंगे ना, दबाने के बाद हमने उंगली तो हटा ली, बट जो वहां पे गड्ढा बन गया था ना, वो गड्ढा थोड़ी देर तक रहेगा, उसी को इंडेंशन कह रहे हैं। इंडेंशन परसिस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड एज। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको रिफ्रैक्टर एडिमा बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम उसको वीपिंग एडिमा बोलते हैं? तो नहीं। क्या हम उसको डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं? तो नहीं। क्या बोलते हैं हम उसको? पिटिंग एडिमा। याद रखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे पिट बन गया ना, तो पिटिंग एडिमा। इसकी डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये पेशेंट को स्वेलिंग थी, यहाँ पे देख लो, ये पेशेंट को यहाँ पे स्वेलिंग है, और यहाँ पे अब हमने प्रेशर अप्लाई किया ना, फिंगर से प्रेशर अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे गड्ढा बन गया, ठीक है। ये गड्ढा फिर थोड़ी देर बाद भर जाता है, इसी को हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपको काफी ज्यादा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपर वोलीमिया। हाइपर वोलीमिया पीछे भी आया था। हाइपर मीन ज्यादा, वोलीमिया मीन्स फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड हो गया। हाइपर वोलीमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है, ये रीजन बता रहा है हमको। देखो, हाइपर वोलीमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वजह से? इन सब की वजह से, एक्सेप्ट, मतलब यहां पे जो लिखे हुए हैं वो फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? हाइपरवोलीमिया के लिए। हमको क्या वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर ढूंढना है, कोई एक फैक्टर ऐसा ढूंढना है जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्सेप्ट है ना, तो यहां पे नेगेटिव इंप्रेशन है, तो अब आपको उस तरह से सोचना है। मतलब 3 जो आंसर होंगे वो बिल्कुल इससे रिलेटेड होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। तो चलो समझते हैं। हाइपरवोलीमिया कैन रिजल्ट बिकॉज, क्या रीनल फेलियर की वजह से हाइपरवोलीमिया होता है? तो बिल्कुल होता है सर, ठीक है, बिल्कुल होता है। क्या कॉन्जेनाइटल हार्ट फेलियर से होता है? तो बिल्कुल होता है। क्या डायरिया की वजह से? डायरिया में तो फ्लूइड का लॉस होता है, तो हाइपरवोलीमिया तो नहीं होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, उल्टा डिहाइड्रेशन होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट वाला क्या था? एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन। तो इससे भी फ्लूइड रिटेंशन होता है, इससे भी हाइपरवोलीमिया होगा, फ्लूइड की रिटेंशन होगी, फ्लूइड बॉडी में बढ़ेगा। तो एक्सेस सोडियम, जब आप ज्यादा सोडियम लेंगे, ज्यादा नमक लेते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है ना, तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे। इसका रैशनल देखो, क्लाइंट विद रीनल, याद रखेंगे आप, ये याद रखने वाली चीज है। यहां पे देखो क्या लिखा है, क्लाइंट को जब रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, हार्ट के रिलेटेड, लिवर के रिलेटेड कोई फेलियर है, आर एट हाई रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस मींस हाइपर वोलीमिया। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज्ड बीपी, बीपी बढ़ा हुआ है, मतलब बीपी बढ़ा हुआ है मतलब हाइपरटेंशन है। इंक्रीज्ड बीपी, बाउंडिंग पल्स, पल्स बाउंडेड आ रही है, जुगुलर वेन डिस्टेंडेड है, जुगुलर वेन डिस्टेंड दिख रही है, और क्रैकल साउंड आ रहा है, ठीक है। क्रैकल लंग्स से आती है साउंड, ठीक है। क्रैकल बायलेटरली, तो क्रैकल साउंड आ रही है बायलेटरली। इंडिकेट विच कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यहां पे देखो क्या क्या कीवर्ड्स है हमारे पास। एक तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया एनपीओ है, पेशेंट को ओरली कुछ नहीं दिया जा रहा है। पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब उसको फ्लूइड ही चढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि फ्लूइड चढ़ाए जा रहे हैं। पेशेंट को क्या क्या दिक्कत थी? इंक्रीज बीपी, बीपी बढ़ा हुआ है। बाउंडेड पल्स, पल्स बढ़ी हुई है। प्रेशर कब बढ़ता है? जब फ्लूइड बढ़ता है, ठीक है। बाउंडेड पल्स आती है। जुगुलर वेन डिस्टेंडेड कब होगी? जब वाटर लोड ज्यादा होगा बॉडी में। और क्रैकल, क्रैकल कब आ रहे हैं यार? लंग्स में पानी है, ठीक है। तो क्रैकल
बाइलेटर इंडिकेट विच कॉम्प्लिकेशन, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? क्या हाइपरग्लाइसीमिया का कोई लेना देना है? तो बिल्कुल नहीं लेना देना है। सेप्सिस कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं, उतना रेलेवेंट नहीं है। एयर एम्बोलिज्म, क्या एयर में कोई एम्बोलिज्म? तो बिल्कुल ये भी नहीं है। फ्लूइड ओवरलोड इज द करेक्ट आंसर। फ्लूइड का ओवरलोड हो गया बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या सिम्टम देखे जा रहे हैं? एक तो इंक्रीज बीपी दिख रहा है, बाउंडेड पल्स दिख रही है, जुगुलर वेन डिस्टेंडेड दिख रही है, क्रैकल साउंड दिख रही है बायलेटरली, और ये क्या इंडिकेट, और पेशेंट जो है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे, इसकी वजह से फ्लूइड जो है बॉडी में एक्सेस हो गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखो इसका रैशनल थोड़ा सा समझेंगे। ये जो पॉइंट, ये जो मैं नेक्स्ट जो अलग कलर से पॉइंट बने हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी ज्यादा पकड़ मिलती है, जिससे कि क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? फ्लूइड ओवरलोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो फ्लूइड ओवरलोड है वो कैसे कैरेक्टराइज्ड है? वेट गेन, पेशेंट में वेट गेन हो रहा है, एसाइटिस हो रहा है, पानी जमा हो रहा है पेट में, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी इडीमा का मतलब क्या हो गया? पल्मोनरी इडीमा का मतलब हो गया फ्लूइड एंटर कर रहा है आपके एयर स्पेस में, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में फ्लूइड भर रहा है। एंड प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, विच कॉज डिस्पीनिया। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल में इफ्यूजन हो रहा है, प्लूरा मीन्स वो जो लंग्स की कैविटी है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे इफ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्पीनिया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। पेरिफेरल पिटिंग, पेरिफेरल पिटिंग एडिमा, तो पिटिंग एडिमा भी देखा जाता है क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, तो पेरिफेरल पिटिंग एडिमा दिख रहा है। जुगुलर वेन डिस्टेंडेड है, ठीक है, बाउंडेड पल्स है, और इंक्रीज इन सीवीपी, सेंट्रल वेन प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक हार्ट फेलियर या क्रॉनिक कंजेनाइटल हार्ट फेलियर की कंडीशन है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। तो ये सारे जो भी चीजें आप देख रहे हो, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फ्लूइड ओवरलोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कॉम्प्लिकेशन है फ्लूइड ओवरलोड की, वेट का बढ़ना, एसाइटिस का होना, पल्मोनरी एडिमा का होना, ठीक है, पल्मोनरी इफ्यूजन का, प्लूरल इफ्यूजन का होना, डिस्पीनिया होगा इससे, ठीक है, पेरिफेरल पिटिंग एडिमा हो सकता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकती है, बाउंडेड पल्स हो गई, सेंट्रल वेन प्रेशर बढ़ना हो गया, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा। कंजेनाइटल हार्ट फेलियर आ गया, पल्मोनरी एडिमा आ गया, तो समझ लेना ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसके? फ्लूइड ओवरलोड के। क्लियर हो गया? फ्लूइड ओवरलोड से क्वेश्चन आता है जरूर, तो ध्यान से ये पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस, जब हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, जल्दी से मुझे आप बताओगे एबीजी एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कमेंट में करेंगे, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एबीजी में हम देखते क्या है वो बताओ। ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, कहां से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है? एबीजी एनालिसिस हम ब्लड टेस्ट से करते हैं, तो ब्लड कहां से कनेक्ट किया जाएगा? वेन से कलेक्ट किया जाएगा, कैपिलरी से, एनी साइड से, आर्टरी से। हमेशा याद रखना एबीजी, ए याद रखोगे, और ए आर्टरी, तो आंसर इसका क्या आएगा? आर्टरी से हम कलेक्ट करते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर आर असिस्ट, कौन से पैरामीटर्स को हम असिस्ट करते हैं एबीजी एनालिसिस में? क्वेश्चन ही पूछ लिया था मैंने पीछे, चलो अब आ गया यहाँ पे। क्या हम सोडियम बाइकार्बोनेट और पीएच को देखते हैं? क्या हम सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच, चार चीजों को देखते हैं? क्या हम सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, सिर्फ इन्हीं दो को देखते हैं? क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और पीएच को ही देखते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे चार पैरामीटर्स हम देखते हैं। किस किस को हम देखते हैं? एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे और पीएच को। अब जल्दी से आप कमेंट में मुझे बताओगे सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी होती है, ऑक्सीजन का कितना देखते हैं, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी होती है नॉर्मल, और पीएच कितना होता है नॉर्मल, ठीक है। तो एबीजी एनालिसिस में रिपोर्ट क्या करती है? तो रैशनल पढ़ेंगे। एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट इंक्लूड्स पीएच, इसमें पीएच है, बाइकार्बोनेट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड इलेक्ट्रोलाइट है लाइक सोडियम और पोटाशियम। ये दो को देखते हैं हम, सोडियम को और पोटाशियम को। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2, ये 2 है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे, हाँ 2 मिसिंग है यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एबीजी सैंपल में कितना है? 30 से 40 mmHg होता है, 40 से 45 mmHg होता है, 35 से 40 mmHg होता है, 35 से 45 mmHg होता है। तो याद रखेंगे, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 35 से 45 mmHg। इसको कैसे याद रख सकते हैं? सिंपल, इसको ऐसे ट्रिक से याद रखो। पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45, ठीक है। इसमें सीधा ये हो गया ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की ट्रिक ये है, 7 हटा दो, पॉइंट हटा दो, तो सीधा क्या आ गया? 35 नीचे आ गया और 45 नीचे आ गया। क्लियर? तो इस तरह से भी इसको कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो देखो ऑप्शन में, यहाँ रैशनल में भी क्या लिखा है? नॉर्मल PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड इज 35 to 45 mmHg। इज इट क्लियर?
तो इतने ही क्वेश्चन थे आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। देखो अब धीरे धीरे जो है मैं टॉपिक वाइज भी ला रहा हूं। अब नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट प्लान मैं सोच रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीएमसी अनंतनाग का, जीएमसी बारामूला का, जीएमसी आपका श्रीनगर का, जीएमसी जम्मू का, जेकेएसएसबी का, जीएमसी कठुआ, ये जितने भी अभी तक जीएमसीज ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं या जूनियर नर्स के जितने भी पेपर हुए हैं अभी आपकी स्टेट में, उन सब का कलेक्टिवली हम एनालिसिस बना रहे हैं। कुछ एनालिसिस आपके चैनल पे आ चुके हैं, कुछ एनालिसिस आएंगे। जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट होगा मैं कोई एक क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा अपने स्टाइल में, रैशनल्स हर ऑप्शन के दूंगा और उसको अब कवर करूंगा, क्योंकि पीवाईक्यू पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया है कि 100 एमसीक्यू डेली, कितने बच्चे हैं जो रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी बुक से कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी टीम के लिए भी, और हमें भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। व्हाट्सएप चैनल सभी ज्वाइन करेंगे, जितना हो सके यार वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कंटेंट रिसोर्सेज कहाँ से क्या करना है। तो किसी की हेल्प हो जाएगी आपके थ्रू तो अच्छा ही होगा, ठीक है। बाकी रमजान का महीना चल रहा है, तो इस महीने में तो आपको सवाब कमाना चाहिए, जितना हो सके अपना ये वीडियोस जो है शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इवन आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो अपनी क्यूरी, इंस्टा पे डीएम करो, व्हाट्सएप ज्वाइन करना है हम लिंक भेज देते हैं। टेलीग्राम पे स्लाइड्स वगैरह मिलती हैं और बहुत सारी चीजें आप टेलीग्राम पे हम भेजेंगे, नोट्स, स्टडी मटेरियल, एलएमआर, बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पे आनी है। तो तीनों कम्युनिटीज में आपको जुड़ना है हमारे साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लगे रहो, मेहनत करते रहो, थैंक यू सो मच।